नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जो भी कैंडिडेट पीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, मैं डॉक्टर नवीन कुमार, सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्ट बायोलॉजी में हम जो वीडियो प्रिपरेशन या वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है बायोकेमिस्ट्री से, जिसमें हम नॉर्मल जो लाइफ प्रोसेसेस है वहीं से स्टार्ट किया था। अब जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो, वो हम कार्बोहाइड्रेट की अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं या वो सीरीज चली हुई है। तो इसी तरीके से हम बायोलॉजी का जो भी सिलेबस है उसको जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। अब कुछ जो वीडियो हमने बनाई थी आप लोगों के लिए, बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, एक बायोस्फीयर रिजर्व का डिस्कस किया था। अभी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम जीएम क्रॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे उसमें, ताकि जीएम क्रॉप्स भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। जो कुछ एग्जामिनेशन हो चुके हैं उनमें भी जीएम क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने की वहाँ से डेफिनेटली श्योर है कि वहाँ से आशंका है कि वो से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो वास्ट सिलेबस है। कैंडिडेट की समझ में ये नहीं आ रहा कि वो है, काफ़ी क्यूरीज भी आई हैं इससे कि वो एनसीईआरटी पढ़े या कोई रेफरेंस बुक पढ़े। देखिए यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसमें आपकी नॉलेज देखी जाएगी, आपकी नॉलेज क्या है। क्योंकि जो कैंडिडेट पीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या कैंडिडेट ने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो एसटेट का एग्ज़ाम है, तो डेफ़िनेटली उसमें पोटेंशियल तो है ही। तो वो कैंडिडेट कैसे डील करता है, जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, आपको उसमें रिटन फॉर्म में आपकी नॉलेज को बयाँ करना है कि आप कैसे वो उसको लिख पा रहे हैं। क्योंकि आप डेफ़िनेटली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इसलिए रखा गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कि वो आप क्लास में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही शो करता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और कोई ज़्यादा उसमें नहीं है। तो कैंडिडेट आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो पीजीटी बायोलॉजी का रिटन एग्जामिनेशन के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको रिवाइज भी किया था। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन बीइंग ए बायोलॉजिस्ट आप जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मोस्टली इन्फॉर्मेशन उनके पास है। अब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड में देखें आप, किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन आता है। तो उसमें जब हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस करते हैं, तो सभी कैंडिडेट को पता है कि क्लासिफिकेशन जो है वो आपका बैक्टीरियल से स्टार्ट होता है। जो हमारा क्लासिफिकेशन है इसमें देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका मेजर ग्रुप है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आएंगे, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोनेरा, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सैलिएंट फीचर्स भी होंगे उसमें, कि आपको नॉन कॉर्डेट अप टू द फाइलम लेवल एंड कॉर्डेट लेवल, तो आपको ये कवर करने हैं। तो आप देखिए, अगर आप मोनेरा पे आपके पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, बैक्टीरिया के बारे में आपको कोई लिखना है, तो डेफिनेटली आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बैक्टीरिया पे आप क्या क्या उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, सेल वॉल है या नहीं है, उसका खुद का डीएनए मटेरियल है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, या ये सारे प्रोसेस एक ही कंटिन्यूस चेन में चलते हैं। बैक्टीरिया किस टाइप के है आपका, वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। वो आर्की बैक्टीरिया है या फिर दूसरे टाइप का बैक्टीरिया है, तो उसका जो डीएनए है वो किस किस टाइप का है, कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है, वो किस तरीके से रेप्लिकेशन करता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के साथ उसको प्रेजेंट करें। अब उसके बाद बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरिया, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम, सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनिमल, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब भी पढ़ते हैं तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में कम से कम आप 10-10 पॉइंट ज़रूर लिखें और उनका एग्जाम्पल लिखें। मेरी हर एक कैंडिडेट से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लिखने की जो आपकी कला है उसको प्रदर्शित कीजिए। वो अपने घर में बैठ के या कहीं भी आप जब प्रैक्टिस करें वो लिख के देखिए। क्योंकि जब हम ब्रायोफाइटा के बारे में हम डिस्कस करें, या मान लीजिए टेरिडोफाइटा के बारे में डिस्कस करें, या फिर एंजियो और जिम्नोस्पर्म का डिफरेंस अगर आपको दे दिया जाए, तो डेफिनेटली आपके पास वो 10 पॉइंट होने चाहिए कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में विद एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपको ऐसे ही दिया जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपको या तो डिफरेंस होगा,
या आपको स्पेसिफिक तरीके से कोई चीज़ें पूछी जाए, जब मान ली कि चलिए आप, जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात आते हैं, क्लासिफिकेशन की आपको स्टोरी पूछ ले, जो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड गिव दिस सम सैलिएंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे ना। आप क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, हम किसका क्लासिफिकेशन मानते हैं, विटाकर का मानते हैं या किसका मानते हैं, कितने टाइप का क्लासिफिकेशन है, तो ये चीज़ें हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ लिविंग वर्ल्ड में। सेकेंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आप एनिमल और प्लांट जो सेल है उसका डिस्कशन करेंगे। आप मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस, रूट, स्टेम, लीफ, ये आपके डायग्राम रेडी होने चाहिए आपके पास। लीफ, फ्लॉर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड, टिश्यूज़। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हम कितने डायग्राम। देखिए, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक ही रहती है। आप लीफ का डायग्राम है, आप स्टेम का डायग्राम है, आप वो जो डायग्राम है, अगर आपसे बोला जाए कि ब्रायोफाइट का है, टेरिडोफाइट का है, जिम्नोस्पर्म का है, एंजियोस्पर्म का है, वो रूट स्टेम का जो डायग्राम है वो क्या होगा, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके से बात की जाए व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट इज़ परमानेंट टिश्यू, तो ये डिफरेंशिएट आपके पास, डिफरेंस करना सीखे आप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में अगर आपको 10 पॉइंट में पूछा जाए तो आप किस तरीके से लिख पाएंगे। फिर आपके पास ग्राउंड टिश्यू क्या है, वेस्कुलर टिश्यू क्या है, उस पे भी है। फिर आपके पास जाइलम एंड फ्लोएम पे अगर डिफरेंस आ जाए तो हो सकता है 5 नंबर जाइलम एंड फ्लोएम का आ जाए, या ये आ जाए कि जाइलम एंड फ्लोएम का जो डिफरेंशिएशन कीजिए, देन एक्सप्लेन कीजिए आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या है, या टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट में क्या, किस तरीके से ये रोल प्ले करते हैं। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी होनी चाहिए थी, आप वो उसमें 10 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन को वो कर सकें। अब एनिलिड्स के बारे में लिखा गया है हिस्टोलॉजी, इंसेक्ट्स, एम्फीबियन में। जो थर्ड यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, रॉबर्ट हुक क्या थे, उन्होंने क्या दिया था, फिर सेल का साइकिल क्या है, आपका सेल डिवीजन कैसे करता है, किस तरीके से डिवीजन करता है, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। सेल साइकिल में क्या है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, डिटेल स्टडी ऑफ सेल डिवीजन क्या, माइटोसिस, मियोसिस, अब दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। कैंडिडेट, मैं आप लोगों के सामने जो सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ, ये नहीं है कि सिलेबस आपको भी पढ़ना आता है, बट डिफरेंस ये है कि आप क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करेंगे। आप 10 पॉइंट याद रखिए माइटोसिस और मियोसिस का, आप एक डायग्राम बनाइए, माइटोसिस को शो कीजिए और मियोसिस को शो कीजिए, 10 पॉइंट लिखिए, तो डेफिनेटली आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है तो आप वो लिख देंगे। सेल डेथ, सेल डेथ में आप एक प्रोग्राम सेल डेथ के बारे में लिखिए। प्रोग्राम सेल डेथ होती कहाँ से स्टार्टिंग होती है। मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का, आप हम जो वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं, यह हमारी जो सीरीज चली हुई है कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन कैरेक्टराइजेशन की, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट के हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो हमने इसी तरीके से वो कवर कर रहे हैं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन ईजी से निकाल लें। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हम करेंगे तो उसमें भी ये डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट हम नॉर्मली एक स्ट्रक्चर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिक्स पॉइंट कवर कर रहे हैं, फिर हम मेटाबॉलिज्म पे आएंगे। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, देन उसका मेटाबॉलिज्म, लिपिड का स्ट्रक्चर, उसका मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी कवरेज है। एंजाइमोलॉजी, सबसे बच्चे जो आजकल जो एंजाइमोलॉजी से या पहले बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं तो वो एंजाइमोलॉजी से बहुत डरते हैं। एंजाइमोलॉजी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो एंजाइमोलॉजी में आप क्या कीजिए, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव एंड अनकम्पिटिटिव इनिबिशन के वो फोकस कीजिए, उसमें डिफरेंस देखिए। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट पे ध्यान दीजिए किस तरीके का है इन तीनों का। उसके बाद एंजाइमोलॉजी में जो डिफरेंस है, कितने टाइप के एंजाइम है, उस पर ध्यान दीजिए एंजाइमोलॉजी में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रोटीनेस एंजाइम कौन से होते हैं, नॉन प्रोटीनेस एंजाइम क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर में मैंने बता दिया एंजाइम का, आप करेंगे। स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंगल सबस्ट्रेट एंड बाई सबस्ट्रेट एंजाइम है, उस पर देखिए क्या है। तो एक्टिवेटर, इनिबिटर ऑफ एंजाइम के याद कर लीजिए विद एग्जांपल, ठीक है। कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक इस तरीके से। होलो एंजाइम क्या होता है, आप इस तरीके से एक अपना एक फ्रेमवर्क तैयार कीजिए। अगर आपके पास 5 मार्क्स में डिफाइन करना आ जाए कि जो एंजाइम्स इनिबिशंस है, व्हाट इज एंजाइम इनिबिशन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो आपको 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में वो क्वेश्चन पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंजाइम इनिबिशन, ठीक है ना। व्हाट इज एंजाइम काइनेटिक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज एंजाइम काइनेटिक, गिव विद द सुटेबल जो रिएक्शन है एग्जाम्पल दीजिए, वो भी आ सकता है 5 मार्क्स में। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, टेम्परेचर कैसे है, ये 5 मार्क्स में आ सकता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। आपका टेम्परेचर अफेक्ट करता है, आपका पीएच अफेक्ट करता है, आपका
बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंजाइम की, वो सबस्ट्रेट इनहिबिटर, ये सारी चीज़ें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप फैक्टर भी चेक करेंगे, किस तरीके से जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में देखिए वाटर रिलेशन पढ़ते हैं हम, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर इन टिश्यू, सेल ट्रांसपोर्ट वाटर, इस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट करेंगे आप अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सोयल प्लांट एटमॉस्फेयर कॉन्टिन्यूम करेंगे, मिनरल रिक्वायर्ड करेंगे, एब्जॉर्प्शन फंक्शन डेफिशिएंसी सिम्टम करेंगे। देन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आता है, नाइट्रोजन बायोलॉजिकल फिक्सेशन आता है। यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन से डायरेक्ट आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। उसमें आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपसे वो पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन दी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ फूड कंपोनेंट, ट्रांसपोर्ट, डिटॉक्सिफिकेशन पे आ सकता है, अमोनिया, लिपिड मेटाबॉलिज्म। देन उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, एक्साइटेशन, एनर्जी ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, C3, C4 और कैम, इस पे भी आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द C3 एंड कैम प्लांट्स, ये आप ध्यान रखें। डिफरेंशिएट बिटवीन द C3 एंड C4, यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। आप फोटोसिंथेसिस का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें दिखा सकते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, C3 C4 में भी आ सकता है, C3 C कैम में भी आ सकता है, या C4 कैम प्लांट में भी आ सकता है। ये आप तैयार करके जाएं। फोटोसिंथेटिक पैरामीटर को ध्यान रखें। उसके बाद बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस क्या होती है वो भी देखें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ हार्मोन्स है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबरलिन, इनको अच्छे से देख के जाएं, ये कहाँ पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो बच्चे, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हार्मोन का जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से देख के जाएं। प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये पक्का करके जाएं आप, क्या क्या होता है। उसके बाद आप वनरलाइजेशन ये ज़रूर करके जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके जो भी यूनिट है उसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप प्लांट की करेंगे, एनिमल की करेंगे, तो उसमें आपका फ्लोर का स्ट्रक्चर क्या है, एंजियोस्पर्मिक फ्लोर क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, पोलिनेशन क्या है, किस टाइप का पोलिनेशन हो रहा है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, ये आ सकता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है, एपोमिक्सी, पोलीएम्ब्रियोनी आ सकती है आपकी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है, बायोकेमिकल एस्पेक्ट, इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी में से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपकी। मॉर्फोलॉजी आ सकती है, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन का एनाटॉमी आ सकती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ सकता है आपका। उसके बाद आपका प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन आ सकता है, मेमोरी ग्लैंड, लैक्टेशन का आ सकता है। तो इस तरीके से आप ये देखें कि आपको कवर कैसे करना है, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। मेरा जो क्वेश्चन का जो अनुमान है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डायरेक्ट भी आ सकता है। एक्सप्लेन विद द डायग्राम द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप उसको एक्सप्लेन करें, 10 मार्क्स में आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांसेस हैं। अब जो रिप्रोडक्टिव है टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल जो हम रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से आप, जैसे कि गिफ्ट हो गया, IUT इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो गया आपके, जिफ्ट हो गया, TET हो गया, एम्ब्रियो कल्चर हो गया, इस पे थोड़ा ध्यान दें। और इनफर्टिलिटी क्या है, काज एंड क्यूरेटिव मेजर, तो आपका जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है वो इनफर्टिलिटी पे ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, क्योंकि in modern time and even we are living with a globalized world, so definitely we have so many stress in this time. So a lot of people, they cross in this infertility, they are not a fertile candidate, definitely they try to go for in vitro fertilization. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो फर्टिलिटी का आजकल केस बढ़ रहे हैं, इनफर्टिलिटी के जो केस बढ़ रहे हैं, इनफर्टिलिटी जो डिसऑर्डर है फीमेल्स में, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी आ सकता है आपका। तो ये चीज़ आप ध्यान से करके जाएं। इसमें जेनेटिक्स पे आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेंडलियन जेनेटिक पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, पेडिग्री एनालिसिस है, आपकी लिंकेज है, जेनेटिक मैप है, उसको ध्यान से देख के जाएं, म्यूटेशन है उसको ध्यान से देखें, DNA रिपेयर मैकेनिज्म है, पेडिग्री एनालिसिस है। उसके बाद लिंकेज रिकम्बिनेशन क्या होती है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन क्या है,
ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान के से देख के जाएँ। एक्स और वाई लिंक्ड जो जीन्स हैं वो किस तरीके से हैं, तो ये आप केमिकल नेचर ऑफ डीएनए और आरएनए देखे जाए, बायोलॉजिकल फंक्शन जो है न्यूक्लिक एसिड का। उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन ध्यान से देख जाए, उसके मैकेनिज्म, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके का, ये करके जाएँ। काफ़ी लंबा सिलेबस है, लंबा चौड़ा सिलेबस है। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन, जो ये कंजुगेशन की जो मेथड है, ये अच्छे से करके जाएँ, विद डायग्राम करके जाएँ, आप डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन द टोटिपोटेंशियल एंड प्लुरिपोटेंशियल, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद जीन एक्टिविटी इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, वो भी करके जाएँ। फिंगरप्रिंटिंग, जीन मैपिंग, क्रोमोसोम बेंडिंग, रेस्ट्रिक्शन, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या है? ये ज़्यादा बड़े सिलेबस नहीं है, बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। आपके जो सिलेबस दिया गया है, बहुत आप देखें कि जो सिलेबस है उसमें जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इन्होंने रखा है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, अगर आपको इससे डेफिनेशन पूछी जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, या फिर हम इससे पूछे कि जीन मैपिंग क्या है, किस तरीके से जीन मैपिंग होती है, या क्रोमोसोम बेंडिंग क्या है, तो स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल जीन थेरेपी क्या है, स्टेम सेल थेरेपी क्या है, या जीन थेरेपी क्या है, इस तरीके से आप उसको नोट करके जाएँ, अपना एक नोट्स बना लें, जो भी पढ़े हैं वो अच्छे से उसको कवर करें। पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे भी है यहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म पे है, हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे, हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को ज़रूर देख के जाएँ, उसमें क्या है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, हेल्थ और डिजीज़ से रिलेटेड है, ऑटोइम्यूनिटी है, यहाँ पे सारा का सारा इम्यूनोलॉजी का है। इम्यूनोलॉजी के लिए आप अच्छी कवरेज दें, क्योंकि इम्यूनोलॉजी में क्या है, आपसे जो क्वेश्चन आ सकता है, वो टेक्नीक पे भी आ सकता है, जो एलाइज़ा आता है उस पे भी आ सकता है, क्योंकि देखिए टेक्नीक पे भी डेफ़िनेट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके की टेक्नीक आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आजकल आरएनएआई टेक्नोलॉजी है, तो साइलेंसिंग पे वर्क चला हुआ है काफ़ी, तो आरएनएआई टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन, व्हाट इज़ आरएनएआई, ठीक है ना। क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज़ क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी। बच्चे, अब जो हम क्वेश्चन कवर करें वीडियो के थ्रू, नविता क्लासेज ने आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाई हैं, उस बच्चों की क्यूरी है कि सर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे क्या वहाँ। डेफिनेटली आप एक टीचर हैं, आप एक पीजीटी टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपसे डायरेक्ट कोई भी ये नहीं पूछेगा डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये नहीं पूछेगा, ये एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम जा चुका है कि आपसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस पूछें। आपसे पूछ सकता है जो टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से पूछ सकता है, जेनेटिक जो मॉडिफाइड क्रॉप है जीएम क्रॉप से पूछ सकता है, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी से पूछ सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व से पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना, क्योंकि आपका सिलेबस में इकोलॉजी आती है, तो डेफिनेटली वो पूछेगा ही पूछेगा यहाँ से। और आपका आरएनआई टेक्नोलॉजी है, जो आरएनआई है, जीन साइलेंसिंग है, वहाँ से पूछ सकता है। आपका इनफर्टिलिटी पे पूछ सकता है, क्योंकि इनफर्टाइल जो कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उसका रीजन क्या क्या है, क्या उससे ओवरकम करेंगे। ट्रांसप्लांटेशन से पूछ सकता है, आप ट्रांसप्लांटेशन क्या है, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्वायर्ड एंड इनेंट इम्यूनिटी में आपके जो क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो नेचर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स पे पूछ सकता है, क्योंकि कोरोना काल था, कोरोना काल में कहीं ना कहीं एंटीजन जो है, एंटीबॉडी एंटीजन का इफेक्ट जो डिस्कशन हुआ न्यूज़पेपर में, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं। तो इम्यूनोलॉजी पे आप डेफिनेटली कोई अच्छी ही बुक का रेफरेंस है, जो बुक है वो एज ए रेफरेंस यूज़ करें, उसको कवर करने की कोशिश करें। टाइम, अभी एग्ज़ाम की डेट निर्धारित नहीं की गई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कोई भी बुक का जल्दी से उसको कवर करने की कोशिश करें। एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो क्या होते हैं, टिश्यू कल्चरिंग क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस तरीके से आप जो टेक्नोलॉजी है, आप देखिए इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें देखिए यहाँ पे ज़्यादा बनने के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, एसटीपी, गंगा यमुना एक्शन प्लान। आप बोलेंगे सर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यस ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज गंगा यमुना एक्शन प्लान। बायोगैस प्रोडक्शन आ सकता है, क्योंकि बायोगैस पे ज़्यादा काम चला हुआ है, डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर पे 100% ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर पे ज़्यादा डिस्कशन चला हुआ है, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट पे भी चला हुआ है। तो आप देखिए दिल्ली के अंदर जब पोल्यूशन होता है, तो जो आईसीआर इंस्टीट्यूट है पूसा में, उन्होंने
एक एजेंट तैयार किया था कि जो आपकी हम जो भी क्रॉप हमारी जो है, जो चावल की है, तो उसमें राइस जो क्रॉप के बाद जो बच जाता है मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, हम उसको जलाने का काम करते हैं, स्टबल बर्निंग। तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं वो पोल्यूशन होता है। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं, उसका यूज़ किया गया ताकि वो डिग्रेड हो जाएँ और वो फर्टिलाइज़र का काम करें। तो इसी तरीके से आपको कवर देनी है कि आपको सिंपल सिलेबस कवर नहीं, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक का टाइम जा चुका है। वो डिफरेंशिएट करके आप मार्क्स नहीं ले सकते। टेक्नीक पे ज़्यादा चांसेस हैं, ये मैंने डिस्कस किया। आरएनएआई और डबल स्टैंडर्ड आरएन टेक्नोलॉजी क्या है, डीएनए वैक्सीन क्या है, क्योंकि आपका कोरोना काल अभी चला ही हुआ था कुछ टाइम पहले। तो डीएनए वैक्सीन है, एडिबल वैक्सीन क्या है, एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है, जीएमओ पेस्ट रेजिस्टेंस क्या है, जेनेटिक मेडिकल जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, उस तरीके से क्रायोप्रोजेशन क्या है, टिश्यू इंजीनियरिंग क्या है। इस तरीके से आप क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, टेक्निक ऑफ सेपरेशन किसकी टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल टेक्निक, पीसीआर क्या है, आपका अलाइजा क्या है। तो इस तरीके से एथिकल इश्यूज़ भी हैं, जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें जो एनिमल यूज़ करते हैं उनमें एथिकल इश्यूज़ हैं। तो उस तरीके से एथिकल इश्यू पे भी कोई क्वेश्चन 2 या 5 5 या 4 मार्क्स का आ सकता है। तो क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं किसी पे भी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है बायोपायरेसी क्या है, बायोएथिकल इश्यूज़ क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप सोचेंगे माय गॉड! ये भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बायोएथिकल इश्यूज़ हैं, बायोपायरेसी पे काम है, तो इसलिए आपको वो चीज़ें हैं ज़रूर कवर करनी है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इकोलॉजी में जो भी है आप सिलेबस दिया गया, ऑर्गेनिज़्म, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम है, मैंने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस किया था, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, पॉपुलेशन इंटरैक्शन है, आपकी स्टैंडिंग क्रॉप्स क्या होती है, डार्विनियन फिटनेस क्या है, लॉजिस्टिक क्रॉप ग्रोथ एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें, टाइप ऑफ पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी है, इंडिकेटर कॉज इफेक्ट प्रिवेंशन ट्रीटमेंट, डिफॉरेस्टेशन है, रिकमेंडेड फॉरेस्टेशन क्या है, केस स्टडी ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशंस, आप उत्तराखंड का एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। केस स्टडी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। आप पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने जा रहे हैं तो डेफिनेटली केस स्टडी पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, और हमारा अनुमान है डेफिनेटली केस स्टडी पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि केस स्टडी से रिलेटेड क्या है, बच्चों को एक फोबिया होता है कि हम कैसे केस स्टडी को रीड करेंगे, कैसे उसके आंसरिंग देंगे। तो इस तरह की आप केस स्टडी एक दो और देख लीजिए, जिनमें जो केस स्टडी हैं, जो पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं, पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, वहाँ पे केस स्टडी आती है। तो डेफिनेटली आप एक दो केस स्टडी देखिए, किस तरीके से आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे काम करेंगे, ठीक है, या फिर कोई और तरह की प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट में, तो डेफिनेटली डिफॉरेस्टेशन से आप कैसे लड़ेंगे, या क्या क्या फार्मूले अपनाएंगे, ठीक है। वाटर स्टोरेज पे केस स्टडी आ सकती है आपकी, ठीक है। रेन जो वाटर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उस पर भी काम चला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी एक अच्छा चौड़ा लंबा लेक्चर दिया था, इवन उस पर एक स्कीम चलाई थी। तो इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक को ये ना माने कि ये टॉपिक नहीं आएगा। और बायोलॉजी में सीधे क्वेश्चन भी कोशिश मत करें कि आप बायोलॉजी में कोई भी सोचे कि कोई भी डायरेक्ट व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, नो, वो टाइम नहीं रहा। आप डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी का नहीं आ सकता। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सोचें, ठीक है। लोकोमोशन, मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये आपका एनिमल फिजियोलॉजी ज़रूर देख ले, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन डायग्राम ज़रूर देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आ सकता है एक्सप्लेन द ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग विद डायग्राम। तो डायग्राम आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन दी जो मैमल्स हैं या ह्यूमन बींग है एंड आपका जो एम्फीबियंस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डिफरेंशिएट, दोनों का डिफरेंस करके बताइए। तो 10 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। तो इसमें आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया जो पीजीटी बायोलॉजी का जो सिलेबस दिया गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिटन एग्जामिनेशन के लिए, लंबा चौड़ा सिलेबस है। आपको यूनिट वाइज आपको ये देखना कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो सकता है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार, सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्ट, आप लोगों के साथ जो भी क्यूरी आप लोगों की होगी मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और जो ही सिलेबस दिया गया है डेफिनेटली हम उसको कवर करेंगे। हमारी जो सीरीज चली हुई है अभी कार्बोहाइड्रेट या बायोकेमिस्ट्री की चली हुई, उसके बाद हम जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, एंजाइमोलॉजी जिसमें होगी। फिर उसके बाद कोशिश ये रहेगी कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर करें।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।